हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। दिस इज यूनिट 5th। ठीक है, तो आज हम सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस सेकेंडरी एजुकेशन को फेस करने पड़े मॉडर्न इंडिया में। ठीक है ना, और फिर उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स हम लोगों ने लिए। ठीक है, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन थी, ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आपका वुड डिस्पैच आया था, इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब कुछ ऐसे कमीशन थे जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करा था। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी आपकी 1986 1968 में। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ चैलेंजेस थे मॉडर्न इंडिया में जिनको सेकेंडरी एजुकेशन आपका फेस कर रही थी। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन होती क्या है। देखो, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है ये एक वो स्टेज होती है लर्निंग की जो प्राइमरी स्कूल को और आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है उन दोनों को कनेक्ट करती है। भाई पहले हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपकी सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हम हायर एजुकेशन लेते हैं। तो प्राइमरी स्कूल के बाद ली जाती है ना, आफ्टर प्राइमरी स्कूल एंड बिफोर हायर एजुकेशन, यानी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से पहले ली जाती है। और सेकेंड एजुकेशन आपकी कौन सी होती है? ये आपकी 9 to 12 क्लास तक वाली जो होती है उसको सेकेंड एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और किस एज के बच्चे होते हैं इसमें? 12 से 18 ईयर्स के एज के बच्चे इसमें होते हैं। ठीक है, फोकसिंग ऑन कोर सब्जेक्ट पे फोकस करती है ये, मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस एंड सोशल स्टडीज़ पे, जिससे बच्चों का जो अकेडमिक फाउंडेशन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके। 12th तक हमारा जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बेसिक्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जब हम अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें फिर जो है हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता इतना। तभी जब हमारे बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे उसी के बाद तो हम हाई लेवल की स्टडीज़ को पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा जो एक फाउंडेशन होता है वो हमारा इस हायर एजुकेशन में ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, लाइफ स्किल्स डेवलप होती है हमारे अंदर, और स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है फॉर स्पेशलाइज स्टडीज़। कि बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करता है। यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम अपने हिसाब से एक इंटरेस्ट जो होता है जिसमें हमारा वही एजुकेशन फील्ड हम चुनते हैं ना, कि जैसे मान लो किसी को इंजीनियर बनना है उसका, तो मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, बीटेक करता है। किसी का वही इंजीनियरिंग के लिए इसका मतलब उसको साइंस में इंटरेस्ट होता है या नहीं, या किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो वो आर्ट्स से रिलेटेड कोई फील्ड चूज करता है यूनिवर्सिटी में। तो एक स्पेशलाइज्ड स्टडी में एक स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करा जाता है। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, चीज़ों को वो लिंक कर पाता है रियल लाइफ से, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है सेकेंडरी एजुकेशन में। ठीक है ना, जिससे कि एक वर्क फोर्स भी हमारी डेवलप हो सके। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि देखो बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो 10th के बाद ही दे देते हैं बच्चे, या बहुत से एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे 12th के बाद दे देते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंडरी एजुकेशन लेने से ना एक वर्क फोर्स भी हम लोग डेवलप कर पाते हैं। ठीक है ना, कि सेकेंडरी एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक ऐसी क्रूशल स्टेज है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चा अगर हायर एजुकेशन नहीं भी कर रहा है ना, तो वो अगर सेकेंडरी एजुकेशन में कर रहा है तो ही इज़ एबल टू अर्न लिवलीहुड। ठीक है ना, वो एंटर कर सकता है वर्कफोर्स में। ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि ये एक गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करती है फॉर चिल्ड्रंस एंड एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर द फर्दर एजुकेशन। ठीक है ना, तो फाउंडेशन होता है ये फॉर द फर्दर एजुकेशन, जो आप हायर एजुकेशन लेते हो आगे चल के उसके लिए एक फाउंडेशन का ये काम करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों का जो अकेडमिक फाउंडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रिज स्टेज। वही क्या कि ये आपका एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है उसको हायर एजुकेशन से कनेक्ट करता है, जो आपकी प्राइमरी लेवल एजुकेशन होती है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाती है। बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिक स्किल्स की आपको नॉलेज दी जाती है। उस प्राइमरी एजुकेशन को, उस एलिमेंट्री एजुकेशन को कनेक्ट करता है किससे? हायर एजुकेशन से। हायर एजुकेशन जिसमें हम एक स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन लेते हैं। ठीक है, एज ग्रुप क्या होती है? 12 to 18 ईयर्स ऑफ
एज ग्रुप आपकी इसमें होती है जनरली, लेकिन और आपकी जो इसमें कौन सी क्लास होती है कि कहीं कहीं पे 9 to 10 ही माना जाता है सेकेंडरी एजुकेशन, कहीं पे 9 to 12 माना जाता है, ये डिफर करती है रीजन बाय रीजन, ठीक है ना। करिकुलम कैसा होता है, इसमें आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, प्लस आपके कुछ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है कि ये आपकी जो एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, सोशल इमोशनल स्किल्स होते हैं उनको यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जाती है। पाथवेज क्या है कि भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है हमको प्रिपेयर करती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी प्रिपेयर करती है, और हम चाहें तो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट में भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई एक तो देखो ये बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल एबिलिटीज उसके अंदर लेके आती है या नहीं भाई। सोशल एबिलिटीज कैसे, जब बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद जो है वो आपका जो है वर्क फोर्स में एंटर कर सकता है ना, एम्प्लॉयमेंट में एंट्री वो ले सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर सोशल एबिलिटीज हैं कि हाउ टू टैकल विद द पब्लिक इश्यूज, ठीक है, किस तरीके से उसको पब्लिक के साथ डील करना है, जब भी तो वो एम्प्लॉयमेंट में एंट्री लेना तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक से ही डील करना होता है, ठीक है। उसके अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स इतनी आ चुकी होती हैं कि उन स्किल्स के बिहाफ पे वो एम्प्लॉयमेंट में एंट्री ले सकता है, ठीक है। ये एक कंप्लीट यूनिट है अपने आप में, मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है ये आपका एक लिंक है बिटवीन द प्राइमरी एंड द हायर एजुकेशन, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है ये साथ ही साथ जो है जो बहुत से यूथ ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक काम वाली दुनिया में एंट्री ले जाते हैं, ठीक है ना, जिस जहाँ पे वो अपने लिवलीहुड अर्न कर पाते हैं, जैसे कि मान लो फार्म लैंड्स में काम कर रहे हैं या कोई भी डिफरेंट आपका जो कोई भी वोकेशनल एक्टिविटी उसमें वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, जो एजुकेशन होती है आपकी सेकेंडरी लेवल तक ही इतनी ज़्यादा कंपलसरी कर दी है सभी कंट्रीज में, जितनी भी अभी डेवलप कंट्रीज है ना सब में सेकेंडरी एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे इंडिया में भी है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हमारा गोल क्या होता है कि 1st to 8 तक जो एजुकेशन है वो तो कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपका 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपके फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं एजुकेशन के वो फ्री और कंपलसरी होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था जब का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी, ठीक है। आज के टाइम पे देखो फ्री कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो जब की बात है, देखो बहुत टाइम पहले की बात है ये तो, ठीक है। तो उस टाइम जब इंडिया के हालात कुछ ऐसे थे कि जहाँ बस हमें ये था कि कैसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता भी है ना नहीं। जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें तो ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें होता होगा, आज के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट यूनिट है अपने आप में, क्योंकि सेकेंड एजुकेशन लेके भी बच्चा जो है एंट्री ले सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है ना। एक फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड करता है फॉर द फ्यूचर लर्निंग एंड कैरियर, सही बात है, क्योंकि इससे हमारा एक एकेडमिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, हमारे पास इतनी नॉलेज होती है बेसिक कंसेप्ट्स की, जिससे हम हमारी जो आने वाली लर्निंग होती है, जो फ्यूचर लर्निंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है, हमारा जो कैरियर बनना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर ऑफ एनी नेशन। मतलब देखो होता क्या है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है उसमें तो हम बच्चों को सिर्फ छोटी मोटी जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ बच्चों को, उनको सोशल एटिकेट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, उनका बिहेवियर डेवलप किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे को एक कंप्लीट इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटीज डेवलप की जाती है कि वो सोचे, जज करे, ठीक है ना, वो किसी भी काम को करे तो वो थिंक करे, ठीक है ना, मैन पावर हमारे देश के लिए डेवलप हो सके, ठीक है ना। तो जो हाँ, जिससे कि जब बच्चा आगे चल के हायर एजुकेशन ले तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बन सेकेंड एजुकेशन लेके वो एक इंटेलिजेंट होनहार बच्चा बन के निकले, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एंट्री ले सके, उसमें एडमिशन ले सके, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा बेसिस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर ऑफ एनी नेशन, ठीक है। ये इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एंड द सिटीजनशिप एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा तक आपके देखो एडोलसेंट्स होते हैं, क्योंकि 12 में 18 ईयर्स ऑफ एज आपकी एडोलसेंट्स वाली कैटेगरी की आ जाती है, ठीक है। तो बहुत क्रूशियल फेज होता है ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि ये एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे इस एज में बच्चा अपना डेडिकेशन से काम करे, अपना एक
फोकस बना ले कि हाँ मेरे को इसमें कुछ करना है, तो वो कुछ बन के निकल जाएगा। बाकी बहुत से बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो उनका कैरियर ही नहीं बन पाता है या नहीं, वो तो भटकते ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ में बच्चों को गाइडेंस अगर कहीं प्रॉपर मिल जाए तो उनका कैरियर बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा समय होता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ आपकी हो रही होती है, ठीक है ना। अगर किसी ने उस ग्रोथ पे अपना और अच्छे से एफर्ट्स डाल दिए तो काम बन जाएगा, है ना उसका, है ना। तो क्या कहते हैं कि आपका है नहीं है। तो फिर अगर मान लो कि इस एज पे अगर बच्चे के अंदर एक सोसाइटी को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक आम आदमी की, या हमारे देश को लेके जो हमारे कर्तव्य होते हैं, अगर वो फीलिंग उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए तो वो कितना अच्छा सिटीजनशिप बन के निकलेगा, है या नहीं, इस एज पे। तो वो एक अच्छा मेंबर बन के निकलेगा सोसाइटी का और गुड सिटीजन भी बन के निकलेगा एक कंट्री का, ठीक है ना। तो बच्चों को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करनी इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना, जिससे कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन की माध्यम से अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनको वो कंप्लीट कर सके, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड सोसाइटी एंड कंट्री उनको वो समझ सके, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सेकेंड एजुकेशन होती है ये कंस्ट्रक्टिव एंड सिटीजनशिप एजुकेशन भी कही जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम इसमें सारे आपके एडोलसेंट एज के ही बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनका मार्गदर्शन अच्छा हो, अगर उनके अंदर नेशनल वैल्यूज़ उनके अंदर डाली जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनके अंदर बिल्ड कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं इस एज में बच्चा जो है वो एक अच्छा मेंबर बन के निकलेगा सोसाइटी के लिए एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री, ठीक है ना। क्योंकि बहुत क्रूशल फेज होता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है ना। तो समझ में आया कि जो सेकेंड एजुकेशन होती है, अगर हम 2-3 पॉइंट में डिफाइन करें तो सेकेंड एजुकेशन आपकी प्राइमरी एजुकेशन और जो आपकी हायर एजुकेशन होती है, इन दोनों एजुकेशन को ये कनेक्ट करती है, ये इन दोनों के बीच का एक लिंक है, ठीक है। सेकेंड एजुकेशन में आपको एक कंप्लीट मैन बनाने की कोशिश की जाती है, आपके अंदर नेशनल वैल्यूज़ डेवलप हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप हो, क्योंकि बहुत ही क्रूशल फेज होता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का, क्योंकि इसमें 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आपके होते हैं जनरली। ये आपकी जो है ये आपकी 9 to 12th क्लास की होती है, ठीक है। तो इस एज में एक प्रॉपर डायरेक्शन बच्चों को मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, जिससे कि वो जो है एक गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड गुड सिटीजन ऑफ कंट्री आपका बनकर निकले। उसके अंदर जो है आपकी एबिलिटी, उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो ऑफ थिंकिंग एंड जजिंग, ठीक है ना, कि वो अच्छे से थिंक कर पाए, चीज़ों को जज कर पाए वो, ठीक है। और क्या कहते हैं कि सेकेंड एजुकेशन ये अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है, क्यों, क्योंकि इस एजुकेशन को लेके जो है बच्चा अपना लिवलीहुड भी अर्न कर सकता है, चाहे वो फार्मलैंड्स में अपना काम कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर वोकेशनल फील्ड में वो अपना लिवलीहुड अर्न कर सकता है। इसीलिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब ने ही इस सेकेंड एजुकेशन को एकदम कंपलसरी कर रखा है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। इससे हमारी वर्क फोर्स हमारे इंडिया को मिलती है या नहीं। बच्चा जो है अगर चाहे तो वो जो है आपका एम्प्लॉयमेंट में एंट्री ले सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है, एक बेसिस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, ठीक है ना। इससे हमारा जो बच्चे का जो एक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो उसकी फाउंडेशनल नॉलेज होती है, जो अकेडमिक फाउंडेशन उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है, जो हेल्प करता है उसका फ्यूचर लर्निंग में, ठीक है। तो मोटा माटी बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स पे इस पे फोकस किया जाता है, जैसे कि आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज एंड आर्ट्स, लैंग्वेज जैसे सब्जेक्टों पे फोकस किया जाता है, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। देखो अब हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा या जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के सामने सेकेंडरी एजुकेशन को लेके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हमारे इंडिया ने फेस किए और उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए क्या हमने स्टेप्स लिए, क्या उसकी रेमेडीज थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या थी, आउटडेटेड करिकुलम था, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था आपका थ्योरी पे, रोट लर्निंग पे, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती थी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती थी, सिर्फ वही रट्टाफिकेशन ही चल रहा था और सबसे ज़्यादा ध्यान वो लोग थ्योरी पे देते थे,
पे नहीं देते थे, ठीक है ना, कि कोई अगर जैसे मान लो साइंस का सब्जेक्ट है तो वो आपका थ्योरी से कम बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जब भी तो लैबोरेटरीज होती है आपके स्कूल में, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, चाहे बायो लैब हो, जब भी तो लैबोरेटरीज होती है, इनफैक्ट मैथ्स लैब भी होती है, ठीक है ना। तो फिर बच्चों को जो है थ्योरी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना, कि वो कुछ अलग सोच पाए, वो स्किल बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो रही थी, बस वो रट लेते थे और बस अपना एग्जाम दिए आते थे, ऐसा कुछ था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट था। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते थे उस टाइम पे जिनमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, जैसे कि लैब्स नहीं होती थी, लाइब्रेरीज नहीं होती थी, प्रॉपर क्लासरूम नहीं होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी सी है, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। टीचर इश्यूज़ भी थे, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी थी, पुअर ट्रेनिंग थी, टीचर्स को जो टीचर ट्रेनिंग दी जाती थी वो भी बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, और जो टीचर स्टूडेंट रेशो था ना वो भी बहुत हाई था, मतलब कैसे कि 50 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता था, ठीक है ना। तो बहुत हाई रेशो था। जनरली आपका ये क्या होना चाहिए, एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 40 बच्चों को संभाले बस, ठीक है ना। 30 से 40 तो बहुत मैक्सिमम है। जनरली 30 तक का अगर आपका 1:30 तक का अगर आपका रेशो है तो दैट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन उस टाइम रेशो क्या होता था, 1:50, जो कि बहुत ज़्यादा। आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ भी आई थिंक 50 नहीं होती होगी स्कूल्स में, है नहीं, 40 तक स्ट्रेंथ होती भी है, तो एक टीचर आपका रहता है, ठीक है ना। तो टीचिंग स्टूडेंट रेशो आपका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। इससे क्या होता था, इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि टीचर हर बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पाता था, बच्चे इतने ज़्यादा थे, ठीक है ना। सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, हर बच्चा जल्दी नहीं समझ पाता, कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते, कुछ बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते। तो इफेक्टिव लर्निंग उस टाइम पे नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक तो क्वालिफाइड टीचर्स की भी कमी थी, और टीचर्स की जो ट्रेनिंग दी गई थी वो भी बहुत ख़राब थी, और टीचर स्टूडेंट रेशो भी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हाई ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे थे इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से, स्पेशली फॉर गर्ल्स, एंड लैक ऑफ सपोर्ट पुश स्टूडेंट्स आउट, ठीक है। एक तो देखो बच्चों के ऊपर सपोर्ट नहीं होता था, कोई उनको मोटिवेशन नहीं मिलता था कि भाई तुम एजुकेशन लो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं होता था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपका कहते हैं ना इमोशनली हो, कोई सपोर्ट बच्चों को नहीं होता था। दूसरी बात इकोनॉमिक हार्डशिप थी, मतलब कि पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी, ठीक है ना। या फिर दूसरा कुछ सोसाइटल फैक्टर्स हो जाते थे, जैसे कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, या फिर तुम अनटचेबल हो, तुम ऐसी कास्ट में बिलोंग करते हो, तो तुम्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। तो इस टाइप के कुछ सोसाइटल फैक्टर्स भी थे, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट आपका बढ़ता जा रहा था, ठीक है। क्वालिटी डिस्पैरिटीज थी, बहुत ज़्यादा गैप था आपका बिटवीन द अर्बन रूरल एंड गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल क्वालिटी में। जो आपकी अर्बन जगहों पे जो आपके एजुकेशन दी जाती थी, सेकेंड एजुकेशन दी जाती थी, या फिर जो गवर्नमेंट, देखो जो आपकी अर्बन स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती थी, आपकी सेकेंड एजुकेशन दी जाती थी, और जो रूरल में दी जाती थी, उन दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस था। अर्बन की अच्छी क्वालिटी की होती थी सेकेंड एजुकेशन, रूरल स्कूल्स पे इतना फोकस ही नहीं किया जाता था। सिमिलरली जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उनमें आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की सेकेंड एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो सरकारी स्कूल की तो आज भी आप देख सकते हो कि कितने सारे सरकारी स्कूल हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है, बिल्डिंग तक इनफैक्ट टूटी फूटी सी रहती है या नहीं। स्कूल्स क्लासरूम जाके आप देख सकते हो, है नहीं। तो क्योंकि उसमें फंडिंग सरकार देती भी है, तो वही आजकल चल रहा है, वो करप्शन है, तो जो भी कुछ है, तो जो आपकी गवर्नमेंट में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सामने एज अ चैलेंजिंग थी, जिनको हमें ओवरकम करना था। एक और थी लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल फोकस। जो एजुकेशन थी वो आपकी जॉब मार्केट नीड से अलाइंड नहीं थी, ठीक है ना। तो स्किल्स पे कम फोकस किया जाता था, ठीक है ना। प्रैक्टिकल और वोकेशनल फोकस बहुत कम था। असेसमेंट फोकस सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था सबमिटिव एग्जाम्स पे। होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाता था बच्चों के, सबमिटिव एग्जाम्स पे फोकस किया जाता था कि बस तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, तुम्हें ये सब चीज़ें याद करनी है, रेटिफिकेशन करो और क्वेश्चन का आंसर दे के आओ, अच्छे नंबर लेके आओ, बस। सबमिटिव एग्जाम्स पे फोकस किया जाता था कि बच्चा कैसे पेपर पास करके नेक्स्ट क्लास में जंप कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी थी इस टाइम पे।
ठीक है, आप ये देख सकते हो इस ग्राफ से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी। टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं दी जाती थी, स्किल बेस्ड नॉलेज बच्चों को नहीं दी जाती थी, स्टूडेंट ड्रॉप आउट लेवल बहुत ज़्यादा था, है ना, इक्विटी एंड एक्सेस बहुत कम था, आउटडेटेड करिकुलम था, टीचर की शॉर्टेज थी, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते थे, इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग थी, पुअर टीचिंग ट्रेनिंग होती थी, सबमिटिव असेसमेंट पे फोकस किया जाता था, गाइडेंस नहीं दी जाती थी। ठीक है, स्टूडेंट मोटिवेशन भी बहुत कम था, सपोर्ट बहुत कम था, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की नहीं डेवलप हो पाती थी, और इंक्लूसिव एजुकेशन की भी कमी थी कि सबको जो है मतलब एक समान नहीं माना जाता था जब कभी भी एजुकेशन दिया जाता था। ठीक है ना, जैसे होता है सबको साथ लेके चलना, जब आप पढ़ा रहे हो तो सब बच्चों को साथ लेकर चलो, तो वो चीज़ नहीं थी, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी। आप इस तरीके से एग्जाम्स में इस तरीके से चार्ट बना दोगे थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा, बाद में एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब देखो रेमेडीज क्या क्या थी भाई। देखो जब आउटडेटेड करिकुलम था तो सबसे पहला हमारा क्या काम का है, हमें करिकुलम को ओवरहोल करना। ओवरहोल का मतलब क्या होता है, रिनोवेट करना, दोबारा से बनाना। ठीक है, तो करिकुलम को हमें रिनोवेट करना है। कैसे, उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग को हमें इंटीग्रेट करना है जो कि नहीं थी। ठीक है, लाइफ स्किल्स को हमें इंक्लूड करना है, टेक्नोलॉजी को हमें इंक्लूड करना है, प्रैक्टिकल लर्निंग को हमें इंक्लूड करना है। हमें रोट लर्निंग से, रोट मेमोराइजेशन से शिफ्ट होना है प्रैक्टिकल लर्निंग पे। ठीक है, इन्वेस्ट करो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज पे। जब आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बेटर फैसिलिटीज़ लेके आओ अपने स्कूल्स में, लैब्स लाइब्रेरीज बनवाओ, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे बहुत खराब कंडीशन है, क्योंकि एक ह्यूज गैप था आपका अर्बन एंड रूरल एरियाज के सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स में। ठीक है, टीचर एम्पावरमेंट कैसे, बेटर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, टीचर्स को पैडागोजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, इंसेंटिव्स इंप्रूव होने चाहिए, मतलब उनकी पे स्केल सर्विस कंडीशंस जो है उनकी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बेटर रिक्रूटमेंट लेके आओ, टीचर्स को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, क्वालिफाइड टीचर जिससे आपके स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है ना, टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो भी आप थोड़ा कम करो, वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूड करो। ठीक है ना, डेडिकेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आप सेटअप करें, जैसे कि आज के टाइम पे आईटीआईज हैं जो सेकेंडरी स्कूल से ही लिंक्ड होते हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए आप अलग से वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप सेटअप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है, डिजिटल टूल्स का भी यूज़ किया जाना चाहिए आपका फॉर द बेटर लर्निंग एंड एक्सेस ऑफ एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करो। आज के टाइम पे तो देखो सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है स्कूल्स के अंदर, स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर्स हो गए आपका। ठीक है ना, इन सब के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे कि थोड़ा वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकें। ठीक है ना, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है ना, जिससे इससे क्या होता है, अफेक्टिव लर्निंग होती है, बच्चा अच्छे से समझ पाता है। ठीक है ना, अब जैसे भाई 3D फिगर है, तो 3D फिगर हम इमेजिन ही तो कर पाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को हम जो है एक स्मार्ट वीडियो के थ्रू अगर हम दिखा दें कि भाई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जेड एक्सिस अगर हम बनाने लग जाए तो भाई जेड एक्सिस जैसे कि ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है ना, तो अभी इसी को बच्चा अगर जो है मतलब कि एक वीडियो के थ्रू अगर उसको देखेगा तो वो समझ पाएगा कि अच्छा जेड एक्सिस ये होती है। भाई जैसे एक रूम का कॉर्नर पकड़ लो, तो एक रूम की हाइट वाली लाइन, एक रूम की हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, जो रूम का कॉर्नर होता है, मान लो ये कॉर्नर है, तो एक लाइन ऐसे जा रही होती है, एक लाइन ऐसे जा रही होती है, तो यही तो होती है, ये एक्स एक्सिस हो जाती है, वाई एक्सिस हो जाती है, जेड एक्सिस हो जाती है नहीं। तो अगर इस चीज़ को बच्चा अगर जो डायग्राम के थ्रू नहीं, अगर उसको वीडियो में देख के समझेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैथ में ही है, हर सब्जेक्ट की ये बात है। ठीक है ना, एड्रेस इक्विटी, इक्विटी पे फोकस किया जाना चाहिए। इक्विटी मैंने आपको बताया था, इक्विटी क्या होती है, देखो मैं फिर बता देती हूँ। एक शब्द होता है आपका इक्वालिटी और एक शब्द होता है आपका इक्विटी। मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल देके बताया था कि मान लो यहाँ पे मैच चल रहा है, ठीक है, एक दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे यहाँ पे इस दीवार, ये दीवार है, ये दीवार है, और इस दीवार के इस साइड जो है आपका मैच हो रहा है। ठीक है, अब इस दीवार से इस साइड दो बच्चे खड़े हैं, वो मैच को देख रहे हैं। एक बच्चे की हाइट तो बहुत ठीक ठाक है कि वो मैच को प्रॉपरली देख पा रहा है, लेकिन एक बच्चा उसकी हाइट छोटी है, वो मैच को नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, तुम दोनों जाओ और मैच देख लो। लेकिन इक्विटी नहीं है। इक्विटी कब होएगी, जब यहाँ पे आपका मैच हो रहा है और यहाँ पे जो बड़ी हाइट वाला बच्चा है वो तो मैच को देख ही रहा है, यहाँ पे आप दो तीन डेस्क ला के रख दो जिसके ऊपर बच्चा खड़े हो गए, फिर वो प्रॉपरली मैच को देख पाएगा। तो ये होता है इक्विटी कि
इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिसोर्सेज भी बच्चों को प्रोवाइड करना, वो होता है इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी की कमी थी हमारे पास, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था, आई थिंक कहाँ लिखा हुआ था, एक जगह मैंने पढ़ा था, ले रहा लैक ऑफ इक्विटी एंड एक्सेस। ठीक है, तो एड्रेस करो इक्विटी को भी, ठीक है ना, फोकस करो जो आपके अंडर रिजर्व कम्युनिटीज होते हैं, क्योंकि इनको ही इक्विटी नहीं दी जाती है, क्योंकि यही सोच के कि ये आपके लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव लर्निंग पे फोकस किया जाना चाहिए, एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आपका ओपन होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आप अपने स्कूल में क्रिएट करें जहाँ पे सब बच्चों को एक साथ लेके चला जाए। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी आप प्रोवाइड करें जिससे कि ड्रॉप आउट आपके कम हो। ठीक है, स्किल बेस्ड लर्निंग पे प्रमोट करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जिससे कि बच्चों की डेवलप हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो और वो हैंड ऑन एक्टिविटीज कर सके, खुद से वो कर सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो बेशक आपके जो ये चैलेंजेस थे वो आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि क्या सॉल्यूशंस है। करिकुलम को अपडेट करो, अगर आउटडेटेड था तो अपडेट करो। ठीक है, सफिशिएंट फंडिंग करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, लैब्स लेबोरेटरीज बनवाओ जिससे कि बच्चे जो है आपका प्रॉपर फैसिलिटीज़ का वो यूज़ कर पाए। ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ खराब है तो उनको इम्प्रूव करो। ठीक है, जिससे थोड़ा ड्रॉप आउट रेट भी आपका कम हो। भाई अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रिसोर्सेज तो आप लोग को अवेलेबल करवाने पड़ेंगे ना, जब भी तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन का इन्वायरमेंट आपके स्कूल में क्रिएट होगा और ड्रॉप आउट रेट भी आपका कम होगा, है ना। इफेक्टिव लर्निंग होएगी, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करोगे अगर अपने अंदर, तो कुछ एडवांस चीज़ें भी अपने यहाँ पे स्कूल में आपको इंटीग्रेट करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, है ना, और शिफ्ट करो रोट लर्निंग से प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आओ। ठीक है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दो कि अगर पुअर टीचर ट्रेनिंग है आपकी, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ। वोकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करवाओ अगर वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशो अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा और इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, रूरल एरिया पे फोकस किया जाना चाहिए और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके सॉल्यूशंस टू द सेकेंडरी एजुकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वोकेशनलाइजेशन क्या होता है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखो, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को, नॉलेज को, लाइक आईटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड क्राफ्ट्स इनटू जनरल स्कूलिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फर्दर ट्रेनिंग, ब्रिजिंग द गैप between the academics and the world of work, often through schemes like India's Samagra Shiksha to boost employability and reduce school dropouts by linking education to real world needs। मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो आपकी प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स होती हैं, जो जॉब ओरिएंटेड स्किल्स होती हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज को भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में, जैसे कि आईटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गई, क्राफ्ट हो गया। तो इससे क्या होगा, अपनी नॉर्मल स्कूलिंग में ही, अपनी जो आप नॉर्मल सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हो ना, तो उसके अंदर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्लूड कर दो, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स आप उसके अंदर इंक्लूड करो कि जॉब लेने के लिए क्या क्या स्किल्स बच्चों के अंदर होनी चाहिए, कि कोई इंटरव्यू लेने बैठ जाए तो बच्चे के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए ना, कि ही इज एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू, है नहीं। तो उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ जॉब ओरिएंटेड स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप की जानी चाहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है ना, रोटल लर्न थ्योरी लर्निंग से को काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू में तो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि बच्चा एबल हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। ठीक है ना, कितना अच्छा सोच सकता है, कितना ऊंचा सोच सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, जब भी तो उसकी सेल्फ ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड करें अपने नॉर्मल जनरल स्कूलिंग में, जिसमें आप सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो बच्चों को। जैसे कि आप आईटी इंक्लूड कर सकते हो, है नहीं, आजकल तो देखो आईटी का जमाना है, एआई का जमाना है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर तो ऐसी चीज़ है कि इंक्लूड होनी चाहिए हर चीज़ पे, ठीक, हर कीमत पे। एग्रीकल्चर आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि हमारा इंडिया जो है उसका बहुत प्रतिशत हिस्सा जो है हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर
आप इंक्लूड कर सकते हो, हेल्थ इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी जो बॉडी रिलेटेड जो बीमारियां है ना वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है हेल्थ में, ठीक है ना, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है तो आगे आगे चल के नई नई तरीके की बीमारी आपकी ओरिजिनेट होती जा रही है। तो हेल्थ के ऊपर भी आपको फोकस करना है, ठीक है, क्राफ्ट्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना, जिससे हमारा जो संस्कृति है वो बची रहे और उसको हम और जो है आपका फैला सके जगह जगह, ठीक है। तो अपनी जनरल स्कूलिंग में आप जो है आईटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, क्राफ्ट, इन सब चीज़ों को आप इंटीग्रेट करें, प्रैक्टिकल नॉलेज को इंटीग्रेट करें, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स बच्चों के अंदर लेके आए, जिससे कि क्या हो सके, बच्चे को हम प्रिपेयर कर सके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है ना। या तो बच्चा किसी और के यहाँ पे जाके काम करे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, या फिर आगे चल के वो ट्रेनिंग लेगा तो उसके लिए भी बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है ना। जिससे इससे क्या होगा, जो एकेडमिक्स के बीच का और जो काम की दुनिया है उसके बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम होगा। बहुत से बच्चे होते हैं ना पढ़े लिखे अनपढ़, कहते हैं ना कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्रिएट हो जाती है जब बच्चा सिर्फ किताबों में रह जाता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है, उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं होती है कि उसको किस तरीके से जॉब पानी है, किस तरीके से उसको एम्प्लॉयमेंट में एंट्री लेनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ इतना बड़ा रोल प्ले करती है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एडोलसेंट एज आपका पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बच्चे की माइंड का विकास होता है, ये एक ऐसी एज है। तो और ये एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद बच्चा अपना लिवलीहुड में भी एंट्री ले सकता है। तो क्यों नहीं इसी स्टेज पे हम लोग जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दें, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करें, ठीक है ना। बच्चों को आईटी के बारे में पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, क्राफ्ट्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, जिससे कि वो इतने सक्षम हो सके कि आगे चल के वो एम्प्लॉयमेंट में एंट्री ले सकें या खुद का ही कोई अपना व्यवसाय स्टार्ट करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर कोई ट्रेनिंग वो ले सके। आज के टाइम पे इंटर्नशिप्स होती हैं, ठीक है ना, तो कुछ स्किल्स आपके अंदर होते हैं और कुछ इंटर्नशिप्स के थ्रू आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, फिर आगे चल के आप जॉब करते हो। ऐसे ही तो होता है कि कुछ स्किल्स आपके अंदर देखी जाती हैं, अगर मान लो 10 में से 6-7 स्किल्स भी आपके अंदर है तो 2-3 स्किल्स इंटर्नशिप के थ्रू आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी और बाद में आप जॉब के लिए एबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो फर्दर ट्रेनिंग के लिए बच्चा प्रिपेयर हो। इससे क्या होगा, एकेडमिक्स और जो वर्ल्ड है ऑफ वर्क उसके बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत सारी इसको लेके स्कीम्स भी निकाली, जैसे कि आपका समग्र शिक्षा है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ इस तरीके की स्कीम्स होती हैं एम्प्लॉयबिलिटी को ही बूस्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करती हैं ये, ठीक है ना। और जो स्कूल ड्रॉप आउट होता है उसको कम करने की कोशिश करती हैं, किस किस तरीके से, एजुकेशन को रियल वर्ल्ड नीड्स से लिंक करके, ठीक है ना। तो ये होता है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। अब देखो जो वोकेशनलाइजेशन है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंसेप्ट है इसका, देखो पॉइंट से भी समझते हैं। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, टीचिंग टेक्निकल स्किल्स, ठीक है ना, बच्चों को जो है टेक्निकल स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप की जानी चाहिए, ठीक है ना। सॉफ्ट स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन आ जाता है, टीम वर्क आ जाता है, लीडरशिप आ जाती है, ये बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके का उनका जेस्चर होना चाहिए, किस तरीके का पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से बच्चे को किसी सामने के आगे अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से उसको अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। देखो जब हम बीएससी में थे तो हमने उस टाइम पे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें बताया जाता है कि आपको किस तरीके का अपना बॉडी बिहेवियर रखना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से जेस्चर पोस्चर, अगर आपको बैठना है तो आप कैसे बैठेंगे, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टीम वर्क आप कैसे करोगे, लीडरशिप कैसे करोगे। तो ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जॉब लेते हो, एम्प्लॉयमेंट में एंट्री करते हो, तो कहीं ना कहीं देखो ये स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपकी सब जगह देखी जाती हैं, ठीक है ना। आपको बेशक काम की इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप अट्रैक्टिवली इंग्लिश को बोल पाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है, अगर, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, अगर आप
जो आपकी थिंकिंग पावर है वो बहुत हाई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत तेज है आपकी, कि अगर आपके सामने एक सिचुएशन दे दी तो आपने विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर दे दिया। अगर इस तरीके की स्किल्स ही देखी जाती है या नहीं, कि बच्चों को प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है, वो चीज़ों को कितना प्रैक्टिकली लेके चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ही देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप की जाए, है ना। इंटरव्यू आ गया ना, देखो इंटरव्यू को लेके जितनी भी स्किल्स, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए। आईटी टेक्निक्स भी बच्चों को आनी चाहिए, कंप्यूटर आईटी टेक्निक्स जो होती हैं वे स्किल्स भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि स्किल्स डेवलपमेंट, हर तरीके की स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। वर्कफोर्स रेडीनेस, मतलब कि बच्चों को इक्विप करो फॉर द स्पेसिफिक ट्रेड्स, ऑक्यूपेशंस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। भाई देखो, सेकेंडरी एजुकेशन से अगर जब ये सब चीज़ें आप बच्चों को प्रोवाइड करोगे, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होएंगी, तो जो बच्चा होगा वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर ट्रेड में वो इन्वॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व हो पाएगा, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंट्री लेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया को वर्क फोर्स मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी इंडिया की, ठीक है। इंटीग्रेशन, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कोर सब्जेक्ट की तरह आप लेके चलें, जनरल एजुकेशन अपने करिकुलम में इसको ऐड ऑन कर लें, ठीक है ना। सिर्फ इसको ऐड ऑन ही नहीं करना, देखो नॉट जस्ट एन ऐड ऑन, इसको एक कोर पार्ट समझे वोकेशनल सब्जेक्ट को, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो जब स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आपके क्रिएट होंगे, जब आपके स्किल्ड स्टूडेंट्स आपके क्रिएट होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया की वो भी तो डेवलप होगी, ठीक है। सोशल इंक्लूजन होगा, एक ऐसे रास्ते प्रोवाइड करेंगे सक्सेस को फॉर द डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग ड्रॉप आउट्स, जो बच्चे मतलब ड्रॉप आउट्स रह चुके हैं, या फिर जिन बच्चों ने जैसे मान लो बीच में स्कूल छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए भी जो आपके डाइवर्स लर्नर्स हैं उन सबको एक पाथवे प्रोवाइड करो कि दैट हाउ टू गेट सक्सेस, है ना, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। तो एक उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो, ठीक है ना। सोशल इंक्लूजन लेकर चलना होगा सब बच्चों के लिए, है ना, चाहे वो कोई भी लर्नर हो, चाहे वो ड्रॉप आउट हो, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सही। आपको जो है उनको एक पाथवे, एक राइट प्रॉपर डायरेक्शन उन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, हाउ टू गेट सक्सेस, ठीक है। डाइवर्स लर्नर्स में सभी आ जाते हैं, चाहे वो आपके ड्रॉप आउट्स हो, ठीक है ना, भाई जिन बच्चों ने बीच में स्कूल छोड़ दिया है, या जो कंटिन्यू भी कर रहे हैं, दोनों तरीके के बच्चे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो आपको जो है सोशल इंक्लूजन अपना मेंटेन करके चलना है, आपको सब बच्चे को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है दैट हाउ टू अटेन सक्सेस, ठीक है ना, जिसमें भी वो ये सक्सेस अटेन करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन है आपका जो आपका एग्जाम्स में रेगुलर पूछा गया है कि वोकेशनलाइजेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन का, ये एक बैकबोन है ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस करना है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। तो देखो है ही भाई, वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन क्या करता है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका सेकेंडरी एजुकेशन में लेके आता है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज को, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को, है ना, आईटी को, एग्रीकल्चर को, हेल्थ को, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को जो है आप अपने जनरल स्कूलिंग में आप इनको इंक्लूड करते हो, जिससे कि बच्चा जो है प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना, कि वो फर्दर ट्रेनिंग ले सकता है, या एम्प्लॉयमेंट में एंट्री ले सकता है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, वर्कफोर्स हमारे इंडिया को मिलती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है हमारे देश की, ठीक है ना। तो वही चीज है, इसी के ऊपर आपको लिखना है। तो देखो, जो वोकेशनलाइजेशन है सेकेंडरी एजुकेशन का, इसका मतलब क्या, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, कि बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में इसको लाया जाना चाहिए, ठीक है। दिस हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन रिसेंट, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना, एज क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है देखो वो तेजी से चेंज होती है, ठीक है ना। और इसके लिए हमें एक ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत है जो इतनी स्किल्ड हो कि वो जो हमारी जॉब मार्केट की जो चेंजिंग डिमांड्स है उनके साथ ढल सके, ठीक है ना। ऐसी स्किल्ड फोर्स की हमको जरूरत है, क्योंकि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से बदलती रहती है, तो हमें एक ऐसी स्किल्ड फोर्स की जरूरत है दैट कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द जॉब मार्केट, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो वोकेशनलाइजेशन है सेकेंडरी एजुकेशन का, ये एक बैकबोन है ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं
कि क्यों है ये बैकबोन। तो क्यों, क्योंकि ये हमारी जॉब मार्केट की नीड्स को पूरा करता है। कैसे, जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बच्चों को प्रिपेयर करती है, किसी भी एक स्पेसिफिक करियर उनका बनाती है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उनका करियर बनाने में मदद करती है। ठीक है ना, ठीक है ना। दिस हेल्प्स टू मीट द नीड्स ऑफ द जॉब मार्केट। ठीक है ना, जो जॉब मार्केट की जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने में मदद करती है, क्योंकि वो ये हमें एक ऐसी वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है जिसमें नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज जो होती है बच्चों के अंदर वो हेल्प करती हैं इन परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है ना, क्योंकि देखो बदलती रहती है यहाँ पे, हमारा जो जॉब मार्केट की नीड्स है वो बदलती रहती है, आज कुछ चाहिए तो कल कुछ चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके की वर्कफोर्स को डेवलप करने में मदद करती है वोकेशनलाइजेशन, जिसमें हम जो है ऐसे ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को पाते हैं जो आपका अडेप्ट कर सकते हैं टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द जॉब मार्केट। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी जो जॉब मार्केट की नीड्स है उसको पूरा करने में मदद करती है। ठीक है, प्रमोट करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। जो वोकेशनल एजुकेशन है ये एनकरेज करती है आपका एंटरप्रेन्योरशिप को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। स्टूडेंट्स को नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करती है, नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपना बिजनेस भी खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को, जिससे कि उनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है। भाई जब एम्प्लॉयमेंट में बच्चा एंट्री लेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियस सी बात है घटेगी। ठीक है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया की, तो वोकेशनल एजुकेशन जो है हेल्प करती है इस इशू को भी एड्रेस करने में। कैसे कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि बच्चे जो है आपका इक्विप हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इन वेरियस जॉब रोल्स में, और उनका जो एम्प्लॉयमेंट पाने का जो चांस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी स्किल्स डेवलप हो चुकी होती है कि कहीं ना कहीं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही जानी है। नहीं मिलती तो अगर वो अपना कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहते, किसी के यहाँ काम नहीं करना चाहते, तो अपना खुद का व्यापार खोल लेंगे, है नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वे, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी स्किल्स उनके अंदर हो जाती है। ठीक है, और उनके अंदर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स भी होती है कि अगर आपको किसी कंपनी में काम करना तो वो स्किल्स उन बच्चों के अंदर होती है। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती है, उसको इन्हांस करती है। ये कैसे, देखो जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा विद इन कंट्रीज ट्रेड बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, व्यापार बढ़ता जा रहा है, जो कंट्रीज हैं दे कॉम्पिटिशन जो है उतना ही आपका बढ़ता जा रहा है। जो कंट्रीज हैं दे नीड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, हर कंट्री कंपटीशन में आगे रहना चाहती है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में तो वोकेशनल है, जैसे कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो जो हमारा इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन चुका है मोबाइल फोन्स का। ठीक है ना, जहां हमारे 2014 में करीब सिर्फ 10 के करीब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं थी, और आज आप देख सकते हो 500 से ऊपर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आज हमारे देश में। ठीक है ना, सोच सकते हो आप, जहां हम सिर्फ इंपोर्ट करवाते थे मोबाइल फोन्स को चाइना से, आज हमारा देश, क्योंकि मोदी जी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए, पीएलआई स्कीम्स लेकर आए हैं, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है ना, तो क्यों क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम भी ग्लोबल मार्केट में टॉप पे रह सके, इसीलिए तो कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो हम भी ग्लोबल मार्केट में टॉप पे रहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो वोकेशनल एजुकेशन मदद करती है। ठीक है ना, इट इट कैन हेल्प टू इनहांस कंट्री की जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाती है बाय प्रोवाइडिंग ए स्किल्ड एंड अडेप्टेबल वर्कफोर्स। ठीक है, जो हमारी जॉब मार्केट्स की जो चेंजिंग डिमांड्स होती हैं वो वर्कफोर्स उन डिमांड्स को समझ पाती है, उनको पूरा कर पाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, तो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में कहीं ना कहीं हमारा देश भी खड़ा हो पाता है। ठीक है, प्रोमोटिंग सोशल इक्विटी, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रोमोट करती है सोशल इक्विटी को। कैसे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके बच्चों को फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड से ही क्यों ना बिलोंग करते हैं वो, जिससे कि वो भी प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर कर सके, नॉलेज एक्वायर कर सके, जिससे कि एक एम्प्लॉयमेंट वो गेन कर सके एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी वो गेन कर सके। ठीक है, तो ओवरऑल जो वोकेशनलाइजेशन है सेकेंडरी एजुकेशन का, ये बहुत क्रूशियल है हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करें, इससे क्या होता है, एक हमें वर्कफोर्स क्रिएट होती है जो कि स्किल्ड होती है, अडेप्टेबल होती है और कॉम्पिटिटिव होती है। ठीक है, दिस इन टर्न कैन लीड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती है, फिर इससे जॉब क्रिएशन बढ़ती है, सोशल इक्विटी बढ़ती है। देयरफॉर ये बहुत इसेंशियल है कि अगर हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करें टू अचीव आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन और है, देखो कि हम
किस तरीके का करिकुलम प्रिपेयर करें गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये कई बार क्या होता है ना, बीएड में आपका कुछ तो देखो जो आपका सब्जेक्ट में होता है उससे टॉपिक आ जाता है, और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपके विचार, आपके व्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके क्या व्यूज है, ठीक है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड प्रिपेयरिंग करिकुलम फॉर द गर्ल्स, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो करिकुलम है वो आपका डाइवर्स बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करे, एक्सपीरियंसेस एंड परस्पेक्टिव्स ऑफ गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक कल्चर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स की, मतलब कि चाहे कोई भी लड़की किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करती सही, ठीक है ना, शी इज अलाउड टू कम, ठीक है। चाहे उसका एक्सपीरियंस किसी का बहुत अच्छा हो, किसी का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब सही, ठीक है ना, ठीक है ना। चाहे उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे ही सही, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करती थी, चाहे वो किसी भी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती सही, कि ये मराठी भाषा से, हम तो हिंदी भाषा के हैं जी, ठीक है, हमारे क्लब में तो सिर्फ हिंदी भाषा है जी, ये तो मराठी भाषा से आ गई। तो चाहे वो किसी भी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से सही, किसी भी कल्चर बैकग्राउंड से सही, किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से सही, किसी भी डाइवर्स बैकग्राउंड से ही क्यों ना सही, ठीक है ना, जो कंटेंट है आप इस तरीके से रखो अपने करिकुलम में कि वो इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेके चले, ठीक है ना, रिलेवेंट हो और एक्सेसिबल हो टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। जेंडर सेंसिटिव कंटेंट, मतलब जो करिकुलम है वो आपका जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कि जो स्टीरियोटाइपिंग होती है उसको आप अवॉइड करें और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि जैसे ये एक स्टीरियोटाइप है कि जो लड़कियां हैं उनको तो खाने बनाना है, जो लड़के हैं उनको तो बाहर ही काम करना है, तो दैट इज स्टीरियोटाइप ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी ने बना दी है, ठीक है, कि लड़कियों का काम तो घर का काम करना ही है, लड़कों का काम बाहर जाके काम करना है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। आज के टाइम पे तो स्टीरियोटाइप्स तोड़े जा रहे हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप होता है जो जेंडर के बेसिस पे हम उनके काम को डिवाइड कर देते हैं, बॉय एंड गर्ल के काम को डिवाइड कर देना इज कॉल्ड एन स्टीरियोटाइप, कि उनके जेंडर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ दिस इज फॉर गर्ल एंड दिस वर्क इज फॉर बॉय, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप को अवॉइड करें और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, ठीक है। करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए। जो कंटेंट है इट शुड नॉट रीइंफोर्स जेंडर बायस और परपेचुएट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कंटेंट इस तरीके का हो कि जो जेंडर बायसनेस है उसको बढ़ावा मिल सके, ऐसा ना हो, ठीक है, और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ना दिया जाए, इस तरीके का कंटेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। रोल मॉडल्स एंड कैरियर गाइडेंस, जो करिकुलम है उसमें रोल मॉडल्स भी आप प्रोवाइड करें, कैरियर गाइडेंस दें लड़कियों को, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी सक्सेसफुल वुमेन्स भी रह चुकी हैं अलग अलग फील्ड में, तो है ना, तो वो एज अ रोल मॉडल होंगी आने वाली लड़कियों के लिए, कि उन रोल मॉडल्स के बारे में लड़कियों को बताया जाना चाहिए, उनको गाइडेंस दी जानी चाहिए, ठीक है ना। हाईलाइटिंग द अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स में, ठीक है। इससे क्या होता है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है वो टूटता है, एंड एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। इससे गर्ल्स को मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर सके, अपने टैलेंट पे और काम कर सके, ठीक है ना। भाई जैसे झांसी की रानी थी, ठीक है, वो कितने बड़ा रोल मॉडल है कि भाई उस जमाने में जहाँ शस्त्र सिर्फ आदमी उठाते थे, उस जमाने में उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे, है नहीं है। तो ये एक स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग ही तो थी कि नहीं, शस्त्र महिला भी उठा सकती है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे, ठीक है ना। तो ये है ना, तो इस तरीके का होता है कि तो जो लड़कियां हैं वो किसी भी फील्ड में जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो उसको कंटिन्यू कर सकती है, अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू कर सकती है, जिसमें उसमें करियर बना सकती है, ठीक है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को तो बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, इस तरीके का करिकुलम बनाओ। रोल मॉडल के बारे में प्रोवाइड किए जाने चाहिए, रोल मॉडल्स के बारे में बताया जाना चाहिए कि ऐसी कितनी महान महान लेडीज थी जिन्होंने ये काम करा, जिन्होंने, है ना। तो इस तरीके से लाइफ स्किल्स, जो करिकुलम है वो लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करे, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताए, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताए, सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में बताए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो गर्ल्स होगा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, रिसाइलेंस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी, जो कि बहुत क्रिटिकल होती है फॉर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके का करिकुलम आपका गर्ल्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उनको सेफ महसूस हो, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इश्यूज होते हैं उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए ध्यान से, जो वायलेंस होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो इस तरीके के इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए और सपोर्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए गर्ल्स को जो इस तरीके के चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए आपका करिकुलम। जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कैसे कि आने वाले फ्यूचर में बाय द वे मान लो हमें अपने करिकुलम में कुछ चेंजेस लाने हैं तो इजीली लाए जा सके, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, टू मीट द चेंजिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो यू शुड अलाउ फॉर द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल टू परस्यू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, ठीक है। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल आप लेके आए अपने करिकुलम में, ठीक है ना, जिससे कि आप गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सको कि वो हर गर्ल अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना टैलेंट बिल्डअप कर सके, ठीक है। तो ये था आज के इस यूनिट 4 के टॉपिक में, ठीक है। सिर्फ इसमें यही था कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, क्या चैलेंजेस हमने फेस करे और उन चैलेंजेस को हमने ओवरकम कैसे करा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वोकेशनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या है, और गर्ल्स के लिए करिकुलम आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो बुक में भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप खुद से भी लिख सकते हो भाई। जैसे गर्ल्स का करिकुलम कैसे होता है, तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि भाई सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाना चाहिए एक तो सबसे पहले गर्ल्स को, ठीक है ना। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना, कि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाना चाहिए, ठीक है, कि वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट में अपना टैलेंट बना सके, ठीक है ना, अपना कैरियर बिल्डअप कर सके, ठीक है ना। और जो आपका जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, है या नहीं, उनको कैरियर गाइडेंस दी जानी चाहिए, ठीक है ना। उनके अंदर क्या कहते हैं लाइफ स्किल भी, उनको लाइफ स्किल वाली एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जाना चाहिए, अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन को लेके, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उनको बताया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो सके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है ना। और जो आपका करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल होना चाहिए, जिससे कि जो चेंज इन नीड्स और इंटरेस्ट होते हैं गर्ल्स के उनको हम पूरा कर सके। तो इन फ्यूचर मान लो हमें करिकुलम में चेंजेस लाना पड़े तो इजीली लाया जा सके, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये यूनिट 4 आपकी कंप्लीट होती है। अब आपकी एक यूनिट बचती है आपकी लास्ट, सॉरी दिस इज यूनिट 5, सॉरी यूनिट 6 आपकी बचती है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। एक ही क्वेश्चन बनता है उसमें, बहुत छोटी सी, आई थिंक 10 मिनट की वो वीडियो होगी। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी, आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो लगे रहिए आप मेरे साथ और अपनी तैयारी कर दीजिए शुरू। जिन्होंने नहीं करी थोड़ा थोड़ा तो देखना स्टार्ट ही कर दीजिए। सब कुछ देखो, एक स्टोरी बेस लेके आप चलेंगे तो बहुत इजीली आप लिख पाएंगे, ठीक है। बट पॉइंट्स थोड़े रिमेंबर करके चलिए, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है ऐसा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।